बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे चैप्टर, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि ठीक है नेबर कंट्रीज के साथ जो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है वो किस तरीके का रहा है। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था सेम ही टॉपिक था, लेकिन वहां पे लिखा हुआ था डेवलपमेंट पाथ ऑफ अ चाइना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, डेवलपमेंट पाथ ऑफ अ पाकिस्तान। कि सर जब मैंने अभी आपको इसलिए क्लियर कर दिया वो सारा व्यू कि सर जब 1947 में ही दोनों देश आजाद हुए तो ऐसा क्या डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ जो कि इंडिया से अलग था, या इंडिया कैसे पीछे रह गया, या इंडिया किस तरीके से आगे निकल गया, सारी चीजें आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। अब देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले जैसे हर बार आती हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको एमसीक्यू के लिए बहुत काम आएंगी। पहला है कि इंपॉर्टेंट डेट्स पाकिस्तान डेवलपमेंट 1947 पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ ब्रिटिशर्स ऑन 14 अगस्त 1947। हमें कब मिली थी, 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान को कब मिल गई, 14 अगस्त 1900। 1950-60 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस फॉर इंपोर्ट सब्सटेंशियन प्रोटेक्शन ऑफ अ डोमेस्टिक इंडस्ट्री पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन रेवोल्यूशन। 50 और 60 के अंदर वहां पे रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस लेके आए गए। 1970 में नेशनलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इतना डिटेल में नहीं समझना, आपको सिर्फ डेट्स याद रखनी है कि हाँ भाई इस डेट के अंदर हमने इस साल में ये काम किया था। ठीक है, अब मेजर पे आता हूं मैं आपके यहां से। कहता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था पाकिस्तान का, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे का टॉपिक समझने के लिए। कहता है लाइक द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान आल्सो फॉलोड द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है बेटा आपका दोबारा से, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या आ गया यहाँ पे बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोड्यूसिंग एट डोमेस्टिक लेवल। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से खरीदना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि बाहर से ना खरीद के अपने ही देश में उस चीज का उत्पादन करना या प्रोडक्शन करना, क्या कहलाता है आपका, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आप आज भी पढ़ रहे हो कि इंडिया इसके ऊपर चल रहा है। भैया अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें वो क्या कह रही है कि मेक इन इंडिया करो, मेड इन इंडिया करो, हर चीज भारत में बनाओ, बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो भी एक एग्जांपल है किसका बेटा, आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ही है। कहते हैं दिस वाज अचीव थ्रू द टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स दैट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन कंपटीशन। इसके लिए आपने पहले भी पढ़ा है चैप्टर्स के अंदर कि गवर्नमेंट ने टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। गवर्नमेंट देखो आज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि चाइना की इकोनॉमी में बहुत उथल पुथल हुई पड़ी है, उसकी जीडीपी बहुत डाउन गई हुई है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा थोड़ी करा है कि वहां पे जाके लड़ाई करनी स्टार्ट कर दिया, कुछ कर दिया। गवर्नमेंट ने रूल लगा दी, दो तरीके के रूल लगाए। एक तो टैक्स ज्यादा लगा दिया चाइना के सामान पे, महंगा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बिकना क्या हो गया, वो कम हो गया। दूसरी चीज क्या करी उन्होंने, कोटा रेस्ट्रिक्शन लगा दी। कोटा रेस्ट्रिक्शन क्या होती है बेटा, उसकी लिमिट तय कर दी कि अगर आप चाइना से कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हो तो इस क्वांटिटी से ज्यादा आप बाहर से वो सामान इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, इंडिया के अंदर कम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ टैक्स बैरियर से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। द मोटिव वाज, इस चीज का मोटिव क्या होता था बेटा, टू मेक फॉरेन प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वन। इनका मेन मोटिव क्या होता था कि जो बाहर से सामान आ रहा है उसको महंगा कर दो, किसके कंपैरिजन में, अपने देश के सामान के कंपैरिजन में, देयर बाय गिविंग अ थ्रस्ट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या मिले, थोड़ा सा बढ़ावा मिले। ज्योग्राफी की बात करें बेटा, यहाँ पे ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोलिक कैसा था, पाकिस्तान के अंदर लैंड एरिया कितना था, किस तरीके का था। कहते हैं ज्योग्राफी प्ले अ क्रूशियल रोल इन द शार्पनिंग अ नेशन डेवलपमेंट। पाकिस्तान ज्योग्राफिकल फीचर्स हैव हैड सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कहते हैं पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ अ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट। इट स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर अ ट्रेड ट्रांजिट रूट एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। कहते हैं पाकिस्तान बेटा इस तरीके से, जिस जगह पे पाकिस्तान बना हुआ ना, वो बना हुआ है क्या, क्रॉस रोड का मतलब होता है जहां पे बहुत सारी कंट्रीज के बॉर्डर लग जाते हैं। तो वहां से बिजनेस करना, ट्रेड करना क्या था, बहुत इजी टास्क था अगर वो करना चाहते तो। ठीक है, यानी वहां पे बेसिकली क्या थी, सड़कों की सुविधा बहुत थी, अगर आप ट्रेड करना चाहते तो पाकिस्तान अदर कंट्रीज के साथ क्या कर सकता था, बहुत अच्छा खासा ट्रेड कर सकता था। लेकिन वेराइट टोपोग्राफी का मतलब होता है यहाँ पे, पाकिस्तान ज्योग्राफिकल कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स टोपोग्राफी इंक्लूडिंग द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द हिमालय, कराकोरम एंड हिंदू कुश इन द नॉर्थ, फर्टाइल प्लेन्स इन द पंजाब एंड सिंध प्रोविंस एंड कोस्टल एरियाज अलोंग विद द अरेबियन सीज। देखो ऊपर के जो नाम पड़े हैं वो भारत में भी है ना भाई। अगर बात करें हिमालय पर्वत, यहाँ पे भी है, वहां पे भी चला गया। कराकोरम भी आपने पढ़ी होगी, ज्योग्राफी की किताबें पढ़ोगे उसमें एक नाम है हिंदू कुश, तो ठीक है, नदी भी है, वैसे भी नाम चलता है इसका बहुत। ये सारा का सारा क्या है बेटा, आपका पाकिस्तान के एरिया के अंदर आता है। बेसिकली ये कहना कि वो पाकिस्तान के एरिया में अंदर आता है, पाकिस्तान से पहले था ही कहां पे बेटा, वो सारा का सारा इंडिया के अंदर ही आता था। ठीक है,
वाटर रिसोर्सेज में क्या है, कहता है पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद द सेवरल मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग द इंडस, झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलुज। ये सारे नाम पढ़े होंगे आपने, और मेन रिवर्स है इंडिया की, लेकिन ये सारी की सारी कहां पे लग रही है बेटा, एक तरीके से पाकिस्तान में। These rivers are crucial for the country's agriculture, providing irrigation water for the fertile land. ये सबसे बेनिफिशियल पाकिस्तान के लिए क्यों है बच्चे, क्योंकि ये वहां पे क्या प्रोवाइड कराती हैं, अच्छी वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि वहां पे फसल या फार्मिंग अच्छे तरीके से हो सकती है। इवन मैं आपको बताता हूं बेटा, झेलम और चेनाब जो है, ठीक है, ये वहां की मोस्ट खतरनाक नदियों में आती हैं, ठीक है। इनका बहाव इतनी तेज होता है, आज तो चलो हमारी मिलिट्री स्ट्रांग हो गई है, ड्रोन आ गए, आ गया सैटेलाइट सिस्टम आ गया, पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप पुरानी मूवीज में जाके देखोगे ना, तो आपने देखा होगा कि जब सबसे महंगी लकड़ियों में आती है हमारे यहाँ पे क्या, चंदन की, ठीक है, और पुष्पा तो देखी हुई है सबने, तो लाल चंदन सब जानते होंगे। तो ऐसी लकड़ियां जो थी वो इंडिया में ना होके उसके सारे जब हमने डिवाइड करा ना, तो वो सारे खेत किधर की तरफ चले गए थे, पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। तो वहां से इसकी क्या होती थी, एक तरीके से स्मगलिंग की जाती थी। स्मगलिंग करने का तरीका क्या होता था, ये जो चेनाब नदी थी ना, इसमें लट्ठे के लट्ठे बांध के क्या करते थे, डाल देते थे। रीजन की डूबती तो है नहीं लकड़ी उसके अंदर, तो जब उसमें डालते थे तो वो बह के इंडिया के बॉर्डर में आ जाती थी, वहां से उनका बंदा क्या करता था, उसको पिक कर लेता था। तो ये नदियों से काम चलता था एक टाइम पे, लेकिन अब तो क्या है, इवन बंदे तक आए हैं इनके थ्रू, ठीक है। लेकिन अब तो क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, सैटेलाइट सिस्टम, ये इतना कुछ हो गया कि इतना इजी रहा नहीं कि इनको आप क्रॉस कर सको। उसका बहाव चेनाब का वर्ल्ड में सबसे तेज नदियों में आता है, जो कि सबसे तेज बहती है स्पीड के अंदर, ठीक है। फिर आता है बेटा नेचुरल रिसोर्सेज, क्या है वहां, कहते हैं दीज रिसोर्सेज हैव अ प्ले विटल, विटल का मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री सच एज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन। However, the full potential of these resources has yet to be fully tapped and challenges in their exploitation and utilization remain. कहता है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्या थे बेटा, एक तरीके से रिसोर्सेज थे एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन वो जितने यूज होने चाहिए थे वो प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, ठीक है। पाकिस्तान भी डेवलप हो सकता था, लेकिन उसने अपने रिसोर्सेज को पूरे तरीके से अंडर यूटिलाइज करा, प्रॉपर यूटिलाइज। क्लाइमेट और एग्रीकल्चर, कहता है पाकिस्तान एक्सपीरियंस डाइवर्स क्लाइमेट्स ranging from the arid and semi-arid condition in the west to temperate and tropical climate in the east. इसके अंदर भी देखो, बेसिकली मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखोगे आप रीजन्स के क्लाइमेटिकली, सब कुछ आपको क्या मिलेगा बेटा, लगभग सेम। और आप वहां जाओगे, इवन लैंग्वेज तक क्या मिलेगी आपको वहां पे, सेम ही मिलेगी, ठीक है। लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं माना जाता वहां की। अब आता है कोस्टल एडवांटेज क्या थी, कोस्टल का मतलब होता है बेटा समुद्री एडवांटेज क्या मिली इसे। Pakistan has a coastline along the Arabian Sea, providing opportunity for the marine resources, port development, and maritime trade. The coastal areas, particularly Karachi, have been important economic center and hubs for the international trade and investment. Karachi क्या है बेटा पाकिस्तान की, कैपिटल है वहां की, ठीक है ना। तो जितना भी मेन इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सारा कहां पे होता है आपका, एक तरीके से कराची में होता है। तो बहुत अच्छा कोस्टल एरिया था जहां से ये काम कर सकते थे। Challenges of inaccessibility, कहते हैं पाकिस्तान रश टेरेन particularly in the northern region present challenges for the transportation and connectivity. पाकिस्तान का बेटा जो नॉर्थर्न एरिया था ना, वो माउंटेन कह लो या अच्छे हालात नहीं थे, जिससे कि वहां पे एंट्री क्या हो गई थी, एक तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, वो एक दिक्कत आई। ये तो हो गए देखो बेसिक से चीजें, इसमें से क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाएगा, पहले क्लियर कर दूं, पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा जो मैं बता रहा हूं। देखो कि सर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी ना वो किस तरीके की थी, तो सबसे पहले आ गया सर पाकिस्तान में भी इकोनॉमी किस तरीके की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, कहते हैं पाकिस्तान फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल विद द कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक एंड प्राइवेट। देखो भारत के अंदर भी बेटा कौन सी इकोनॉमी चल रही है आज, मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी, और पाकिस्तान में भी कौन सी चलती है, दोनों चलती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ वेरियस पॉलिसीज, in the late 1950s and 60s, Pakistan introduced a variety regulatory policy framework for the growth of domestic industry. The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods together with the direct import control combating the imports. गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जिसके अंदर अगर हम मेजर पॉलिसी की बात करें तो क्या था, एक तो इंपोर्ट को रोकने के लिए उन्होंने टैरिफ पॉलिसी यानी टैक्स पॉलिसी बनाई। दूसरा क्या किया बेटा, डायरेक्ट उन्होंने इंपोर्ट पे कंट्रोल लगा दिया, जिससे कि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या कर सके, वहां पे ग्रो कर सके। जैसे इंडिया के अंदर आपने पढ़ी होगी हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वैसे ही पाकिस्तान में भी क्या आया था बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर led to a rise in the production of food grain. This changed the agrarian structure dramatically.
पाकिस्तान में भी क्या हुआ बेटा, एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे कि वहां के एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी वो पूरे तरीके से क्या हो गई, चेंज हो गई। इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970 से, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ये गवर्नमेंट सेक्टर्स। कहता है जब स्टार्टिंग के 1970 के दशक की बात करें तो जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो एक मेजर रोल प्ले करता था। इन अर्ली 1970 द नेशनलाइजेशन कैपिटल गुड इंडस्ट्री टुक प्लेस। कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब समझ लो बेटा, कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पे मशीनें वगैरह बनती हैं, तो उसने एक मेजर रोल प्ले करा पाकिस्तान की इकोनॉमी में। प्राइवेट सेक्टर ने क्या करा, in late 1970 there was a shift in the government policy when it adopted the policy of denationalization. The government encouraged the private sector and also offered various incentives to them. All this created a conducive climate for a new investment. गवर्नमेंट ने बेटा डीनेशनलाइजेशन का मतलब बेसिकली ऐसा था कि वहां पे गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को खत्म करके किसको लेके आने की कोशिश करेगी बेटा, वहां पे भी प्राइवेट सेक्टर को लेके आएगा जिससे कि वहां पे ग्रो हो सके। ठीक है, financial support during the late 1970, during the period Pakistan received a financial support from western nation, remittance from the emigrant of Middle East. This helped the country in stimulating the economic growth. रेमिटेंस का मतलब होता है बेटा जो मिडिल ईस्ट से लोग उधर की तरफ शिफ्ट हुए थे ना, उनके द्वारा भी उनको क्या दिया गया, पैसा दिया गया। अब इसके बाद देखो एक प्रैक्टिस शीट आएगी आपकी, जैसे आती है हर बार। कहता है इन विच ईयर द पाकिस्तान अचीव इज इंडिपेंडेंस। आजाद कब हुआ था वो, तो आ रहा है यहाँ पे 1940। कहता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजीज इन मिडल 20th सेंचुरी। पाकिस्तान ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों करा अपने देश के अंदर, टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ पे बढ़ाने के लिए। When did Pakistan launch its nationalization program which led to the state ownership of major capital good industry? कब किया था, 1970 में। ठीक है, what geographical feature has played a crucial role in Pakistan agriculture by providing a irrigation water for the fertile? देखो क्वेश्चन समझ लो पहले क्या है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा ज्योग्राफिकल का मतलब भौगोलिक एक ऐसी चीज थी जिसने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हेल्प करी। तो सीधी सी बात है सर, वहां पे बहुत सारी नदियां थी जिन्होंने उनको पानी दिया, पानी की वजह से वहां का एग्रीकल्चर क्या करा, बहुत ज्यादा ग्रो करा। What policy shift occurred in Pakistan economic development path in late 1970? कौन सी पॉलिसी लेके आया बेटा वो, डीनेशनलाइजेशन एंड प्राइवेट एनकरेजमेंट। उन्होंने क्या करा, अपने यहाँ पे डीनेशनलाइजेशन करा और प्राइवेट सेक्टर को क्या करा बेटा, अपने यहाँ पे एनकरेज करा था। ठीक है, देखिए बेटा, अब आपने पढ़ लिया कि चाइना का किस तरीके से था, फिर आपने पढ़ लिया पाकिस्तान किस तरीके से था, अब क्या आता है सर हमारा इंडिया किस तरीके का है। तो पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं इंडिया के अंदर, वो जो मैं आपको ओरली अभी तक बता चुका हूं। क्या था इंडिया में, कहता है इन द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया इट फर्स्ट अंडरटुक द पॉलिसी ऑफ क्लोज ट्रेड। दिस वाज टू गिव अ थ्रस्ट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन प्रोडक्ट एंड कंपनीज। क्लोज ट्रेड का मतलब या क्लोज इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी होती है बेटा जो बाहर के देशों से कोई भी लेन देन नहीं करती या चीजों का आदान प्रदान नहीं करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, कहता है कि इसके अंदर Thus, India followed what is called the import substitution strategy. देखो अब कॉमन भी सोचते रहना, पाकिस्तान में भी कौन सी स्ट्रेटेजी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंडिया में भी कौन सी है सर, यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ट्रेड एंड इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड रिमेन लिमिटेड। बाहर के देशों से हमारा लेन देन या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता था, बहुत लिमिटेड किया गया। दिस आउटलुक कंटिन्यू टिल 1991, क्योंकि 1991 में क्या आ गया बेटा, फिर एलपीजी आ गया। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन के बाद तो क्या करा हमने, और कंट्रीज के साथ काम किया। When India finally decided to open its border to free trade and liberalize its economy by allowing a foreign company to enter the Indian economy, क्योंकि 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करी थी, सारी की सारी रेस्ट्रिक्शन क्या कर दी थी बच्चे, वहां से हटा दी थी, जिसकी वजह से बाहर की कंट्रीज यहाँ पे आई और यहाँ पे आके उन्होंने क्या करा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा। साउंड ट्रेड सिस्टम, कहता है इंडिया के अंदर जो सबसे बढ़िया सिस्टम है वो क्या है बेटा, व्यापार के लिए है। इंडिया वाज अ कंट्री विच हैड द हिस्ट्री ऑफ क्लोज ट्रेड। Because of this historical background, there is a critical challenge for India to make a new policy which can support the new open trade system. This new reform introduce accelerate the economic growth of। देखो सीधा सा लॉजिक है बेटा, 1991 में ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। क्यों पड़ी थी सर,
क्योंकि 1991 से पहले हमने देखा कि हमारी जो देश है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। यहाँ पे कई ऐसी चीजें आई जिसके अंदर हम डिप्रेशन में भी गए, ठीक है, बहुत ज्यादा मंदी के हालात हुए भारत के अंदर। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये सब चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो गवर्नमेंट ने 1991 में क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन लेके आई, ग्लोबलाइजेशन लेके आई कि अब हम बाहर की कंट्रीज के साथ भी क्या करेंगे, लेन देन करेंगे, चीजों को खरीदेंगे और बेचेंगे। उससे चीजें क्या हुई, इंडिया के अंदर सस्ती होने लग गई, ठीक है। फिर आता है रिडक्शन इन द पुअर्टी। कहता है इंडिया हैज अडॉप्टेड सेवरल पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम टू रिड्यूस पुअर्टी। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी कि अलग अलग तरीके के पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए। दिस वुड हेल्प इन इंक्रीजिंग द पर कैपिटा इनकम। इससे क्या हुआ बेटा, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, rise in the nutrition level of poor and there is a subsequent fall in the percentage of absolute poor in some state। देखो गरीबी पूरी तरीके से तो भारत में नहीं गई आज तक भी, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले हम ये कह सकते हैं काफी हद तक क्या हुई है बेटा, कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा रूरल डेवलपमेंट, जो कि एक पूरा चैप्टर था आपका, मैंने आपको पढ़ाया अभी। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रामीण विकास, की गांव के अंदर भी लोगों को कोशिश करी गई है कि वहां पे विकास लेके आया जाए। इट इज अ कंप्रहेंसिव टर्म which essentially focuses on the action for the development of area which area lagging behind in overall development of the village economy। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा कि गांव में डेवलपमेंट क्यों आना चाहिए, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो मेरी बात सिंपल समझो इस तरीके से, देखो बेटा हमारी टोटल पॉपुलेशन 100 है, ठीक है। 100 में से लगभग अभी भी 85% लोग कहां पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। यहाँ कितना पोर्शन हो गया, सिर्फ 15-20% लगा लो, है ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक हो गया बेटा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हो गया बेटा हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्या देगा, अच्छी सड़कें देगा, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, यानी जितनी भी हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो सब ये प्रोवाइड करा देगा। एग्रीकल्चर क्या देगा बेटा, हमें खाने को देगा। अब दोनों में से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, सबसे ज्यादा जरूरी दोनों ही है, तो इसलिए मैंने वर्ड क्या लगा दिया, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। सर खाएंगे पिएंगे नहीं तो कौन भागेगा सड़कों पे, कौन चलाएगा गाड़ियां, कौन यूज करेगा इनको, यानी खाना पीना बहुत जरूरी है। खाना पीना शहरों में तो उग नहीं रहा भाई, कहीं पे भी, कहाँ पे उग रहा है, सारा का सारा विलेजेस के अंदर। तो गवर्नमेंट को भी ये पता है कि भैया अगर खाना चाहिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गाँव में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखो मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, आने वाले 5 सालों के अंदर ही ना दिल्ली को अगर आप ऊपर से किसी दिन देख लोगे, ऊपर से इन द सेंस कभी ड्रोन मिल जाए या कुछ देख जाओ, आप सही में डर जाओगे देख के कि भैया ये कौन से चक्कर व्यू बने हुए हैं, पुल के ऊपर पुल के ऊपर पुल के ऊपर पुल, इतने सारे पुल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको एक सिंपल सिंपल से टास्क बताता हूँ, हो क्या रहा है, लेकिन ये पुल बनेंगे कहाँ से भैया। आप एक तरफ कहते हो कि दिल्ली में तो जगह ही नहीं है, ठीक है भैया, आपने नोएडा डेवलप करा, आपने फरीदाबाद डेवलप करा, आपने गुड़गांव डेवलप करा, वहां पे इसलिए डेवलपमेंट हो गया कि एग्रीकल्चर लैंड बहुत पड़ी थी, भाई सारी कृषि की जमीन तो भी वजह ली है, ठीक है। या इन्होंने कौन सी जमीन ली, सारी की सारी जमुना जी वाली ले ली, भैया जहां जहां पे जमुना जी थी वो सारी जमीन लेते चले गए। लेकिन भैया जब आप ये करते रहोगे तो कृषि कहाँ करोगे, पुल के ऊपर। कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि भैया चौथी मंजिल का पुल है, उसके ऊपर गेहूं उग रही है, नहीं पॉसिबल ना, वो तो जमीन ही चाहिए भाई उसके लिए, जमीन आप खत्म करते जाओगे। तो आने वाले समय के अंदर क्या होगा, टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी हाई एंड हो जाएगी बेटा। इसीलिए गवर्नमेंट का मैं आपको बताता हूँ, कई इलाकों में जाओगे ना, जो फार्म लैंड है वो रेस्ट्रिक्टेड है कि आप उसे बेच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते, लीगली बंद है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर हमने ऑप्शन निकाल दिया बेचने का, बिक तो जाएगी ये, समझ रहे हो। इंसान को जमीन जितनी मर्जी दे दो, बड़े बड़े लोग बैठे हैं खरबों हजारों करोड़ों, उन्हें जमीन दो वो कुछ ना कुछ बना देंगे उसके ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारी अगर जमीन खत्म हो गई तो कृषि कहाँ पे करोगे, एग्रीकल्चर कहाँ पे करोगे, खाओगे क्या, ठीक है ना। खाने के लिए तो अभी कोई टेक्निक आई नहीं है कि घरों के अंदर भी आप फसल उगा लो, वो तो वहीं उगेगी। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि गवर्नमेंट फोकस किसके ऊपर कर रही है, सारा का सारा रूरल डेवलपमेंट पे कर रही है। मेन रीजन क्योंकि उन्हें पता है कि खाना पीना सारा कहां से आने वाला है, हमारे पास वहीं से आने वाला है। जनरेटिंग अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी इन द रूरल सेक्टर। इवन गवर्नमेंट ये करती है बेटा, रूरल सेक्टर के अंदर हेल्थ और ये सब के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दे रही है। अच्छा आप क्या सोचते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर, मैं आपको एक बार बताता हूँ, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा। एक टाइम पे बेटा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सरकार सरकार किस किस बात पे पलटती हुई देखी आपने कि इलेक्शन हार जाए। एक रनिंग पार्टी बहुत अच्छी, मान लो जैसे आज बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, चल रही है, और सिर्फ एक मुद्दा आ जाए और उसके ऊपर वो पलट ही जाए पूरी की पूरी सरकार। क्या मानते हो कौन सा मुद्दा हो सकता है, मैं आपको बताऊं क्या था वो, सिर्फ प्याज के दाम हो गए थे 200 रुपए किलो,
सिर्फ प्याज महंगा हो गया था इकोनॉमी के अंदर, उसके ऊपर पूरी पार्टी पलट के हाथ में आ दी थी लोगों ने। रीजन बिहाइंड है कि जो अनियन है वो पेरिशेबल गुड नहीं है, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। इंडिया में तो होता ही नहीं है, वैसे भी उसका ज्यादा प्रोडक्शन बाहर से ही मंगाना होता है, तो हम उसे स्टोर करके रख सकते थे। तो गवर्नमेंट के ऊपर ये क्वेश्चनिंग आ गई कि भैया जब आप उसे स्टोर करके रख सकते तो आपने ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई जिससे कि हमारे यहाँ पे अनियन की शॉर्टेज ना होती और ये 200 रुपए किलो, ठीक है ना। तो इतनी छोटी छोटी बातें हमें लगती हैं कि ये छोटी सी बात है, लेकिन इतनी इतनी बातों पे तो भैया सरकारें पहले ऐसी हो जाती थी कि पलट जाती थी। आज की डेट में क्या है कि बहुत और बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं, तो ये प्याज टमाटर वाले किससे थोड़े से इधर हो जाते हैं, क्योंकि देखो हर बार का काम हो गया, एक बार पूरे साल के अंदर टमाटर 200 रुपए जाने जाना फिर नीचे आ जाता है, ऐसी प्याज एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो ये चल रहा है ना इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अब इसके ऊपर इतना बवाल नहीं होता आज की डेट में, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट का एक मेजर काम क्या था बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। कहता है सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड देयर एम इज टू प्रोवाइड गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल, वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आने वाले समय के अंदर बेटा यही चीज बताई जा रही है कि सब किसके ऊपर काम करेंगे। देखो इंडिया के अंदर ना अब जो कैटेगरी चल रही है, आपकी जनरेशन चल रही है, अभी भी मैंने आज एक छोटी सी वो देख रहा था मोटिवेशनल, उसमें ये बताया कि भैया आने वाला जो एरा है ना उसमें कॉलेज खत्म ही हो जाएंगे। रीजन है कि कॉलेज में आज भी पढ़ाइयां नहीं है बेटा, अब सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ मौज मस्ती और जाओ और आ जाओ। पढ़ाई के लेवल पे कॉलेजेस धीरे धीरे खत्म ही होते चले जा रहे हैं। तो ये बताया गया कि भैया आने वाले समय के अंदर 12वीं करने के बाद बच्चा अपनी स्किल सेट करेगा, कोई भी, या कोई स्टार्टअप करेगा या कोई चीज करेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज लिया करेगा, और कंपनी भी उसे हायर करेगी। किसकी बेस पे करेगी, पढ़ाई की और डिग्री की बेस पे नहीं, उसके स्किल सेट के ऊपर होंगे सारे। विदेशों के अंदर आज भी ऐसे ही होता है। विदेशों में ये नहीं है कि आपके पास डिग्री या जॉब मिल जाएगी, नहीं, आपके पास स्किल है, आपके पास काबिलियत है, आप आओ, आपको जॉब मिलेगी मिलेगी वहां पे, ठीक है। लेकिन काबिलियत होनी भी चाहिए उसके लिए। दूसरी बात भी सुन लेना, ठीक है, भाई खुश हो जाओ, पढ़ाई छोड़ देते हैं। देखो अब इसके अंदर आता है, कहता है व्हाट वाज इंडियाज प्राइमरी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बिफोर अ लिबरलाइजिंग इन इकोनॉमिक। सबसे पहला काम क्या था बेटा, इंपोर्ट। भाई पाकिस्तान का भी ये था और इंडिया का भी सेम था। कहता है व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजीज इन अर्ली डेवलपमेंट पाथ। क्यों करा था, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक, वो चाहते थे कि भाई अपने देश की जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर ज्यादा दिक्कत ना है। व्हाट इज द वन ऑफ द क्रिटिकल चैलेंजेस इंडिया फेस्ड व्हेन ट्रांजिशनिंग टू एन ओपन ट्रेड सिस्टम ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया को क्या फेस करना पड़ा, देखो सुन लो ध्यान से, इंडिया को ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब वो कहां से शिफ्ट हुई। पहले यहाँ पे क्या चलता था, क्लोज्ड इकोनॉमी, फिर किस पे आई है, ओपन इकोनॉमी। डिफरेंस क्या था, पहले हम किसी देश के साथ कोई ट्रेड, अब हमें दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना था। तो क्या दिक्कत आई, ये क्राफ्टिंग पॉलिसीज टू सपोर्ट द, उसे नई जो पॉलिसीज बनानी थी वही उसके सामने टारगेट था, लिखा हुआ था ऊपर कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में उसे सोचना पड़ा। व्हाट आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ग्रामीण विकास करना इंडिया के अंदर क्यों जरूरी है। सी रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर, नहीं, सी जनरेटिंग अल्टरनेटिव लाइवली। देखो वहां पे विकास करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा नॉर्मली सारे लोग किस में लगे होते हैं, एग्रीकल्चर में। आपने एक बेरोजगारी पढ़ी है जिसका नाम क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, गांव के अंदर। तो सरकार को पता है कि साल में वो 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने खाली रहते हैं, तो इसके लिए वहां पे क्या है, डेवलपमेंट करना जरूरी है और लोगों को काम देना क्या था, जरूरी था, ठीक है। What was the primary aim of India's employment generation initiative? See, to create gainful employment and reduce unemployment. अब देखो यहां पे आ जाता है बेटा आपका कंक्लूजन विद, तीनों पॉइंट पढ़ने के बाद यहां पे आता है कि इन तीनों का कंपैरिजन के बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है। ध्यान से सुन लेना, यही मेन है इसमें। पहला, इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म्ड मॉडरेटली बट द मेजोरिटी ऑफ पीपल स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। कहते हैं इंडिया के अंदर चेंजेस बहुत सारे आए लेकिन आज भी हम किस पे निर्भर है, सारे के सारे कृषि पे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे पार्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपको, अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ मिलेगा। इट इज येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मोर देन 1/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन देन लिव द बिलो पॉवर्टी लाइन। इंडिया में बेटा आज भी लगभग 1/4 जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमें बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान कहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन द रेमिटेंस एंड फॉरेन एड अलोंग विद द volatile performance of the agriculture sector are the reason for the shutdown of the slowdown of the Pakistan economy। कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बेटा दिक्कत क्या है,
सबसे ज्यादा दिक्कत है वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने यहाँ पे इनके पास कुछ नहीं है, जो बाहर से पैसा आता है उसके ऊपर क्या रहते हैं, पूरे तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं। In the recent past, it is hoping to improve the situation by maintaining a high rate of GDP growth. कोशिश करी गई थी कि पाकिस्तान के अंदर जीडीपी को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Many macroeconomic indicator began showing positive and higher growth rate reflecting the economic recovery. एक दशक ऐसा आया था पाकिस्तान में भी, ऐसा दिखने लगा कि भाई इकोनॉमी क्या कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। देखो सबसे ज्यादा आएगा चाइना में, कहते हैं इन चाइना द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एट्स इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स आर द मेजर कंसर्न। देखो चाइना बेटा अच्छा तो लगता है, लेकिन वहां पे ना आप जिस देश में आप रह रहे हो ऐसी आजादी नहीं है वहां। वहां सब कुछ कौन चलाती है बेटा, वहां की गवर्नमेंट है, यानी मकान तक लोगों के नाम नहीं है वहां पे। सब कंट्रोल किसके पास है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा हुआ है, ठीक है। जब मर्जी आपको निकाल सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। However, in the last 3 decades, it is used to market system without losing political commitment and succeeded in raising the level of growth along with the elevation of poverty. इसने लेकिन ये करा है कि एक मार्केट सिस्टम अच्छा तैयार किया, जिससे कि अपने देश के अंदर इन्होंने क्या करी बेटा, गरीबी काफी हद तक दूर करी है। China has used the market mechanism to create an additional social and economic opportunity. चाइना ने बेटा एक ऐसा मैकेनिज्म निकाला है मार्केट का, जिससे कि वो सोशल और इकोनॉमिक क्या हो पा रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको। By retaining collective ownership of land and allowing an individual to cultivate land, China has ensured social security in the rural area. देखो बेटा रूरल एरिया के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर आप देखोगे ना, चाइना बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। अभी एक टाइम निकाल के एक चार्ट भी दिखाऊंगा जिसके अंदर सारा कंपैरिजन दिखेगा आपको उसका। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इन चाइना। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरवेंशन का मतलब बेटा सरकारी इंटरवेंशन, यानी सारा का सारा कौन कंट्रोल कर रही है वहां पे, सरकार कंट्रोल करती है, अपने अकॉर्डिंगली वहां पे गवर्नमेंट सब कुछ रूल करती है। पढ़ो इसे एक बार। What is the one of the major concern mentioned in the data regarding China's economic? Lack of political freedom and human, वहां के लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। According to the data, what sector play a significant role in raising the level of growth and elevating poverty in China? Agriculture. सबसे ज्यादा किसमें ग्रोथ हुई है वहां पे, sorry, which of the following country mentioned in the data has made efforts to improve its economic situation by maintaining a high rate of GDP growth in the recent time? पाकिस्तान ने करी थी भाई हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, कहां पे कोशिश करी गई, What is the primary reason for moderate economic performance of the Indian economy as per the data? Lack of political over-dependence on agriculture, adequate infrastructure, high GDP growth. Over-dependence on a, हम क्यों ज्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे, कि हम सब किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे। Which country mentioned in the data has used the market mechanism? किसने मार्केट मैकेनिज्म निकाला है बेटा, चाइना ने, ठीक है, क्लियर।